नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ईडी और चुनाव, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अब ईडी, राजीव कुमार और मोदी, ये तिकड़ी जिस राज्य में उतर जाती है उस राज्य में सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। जन आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाती हैं। मशीन ने खेला या मशीन के ऑपरेटर ने खेला, ये आखिर तक समझ में नहीं आता है। मशीन और ऑपरेटर के बीच का जो कनेक्शन है कि कब मशीन खेलेगी, कब मशीन का ऑपरेटर खेलेगा, ये समझने के लिए ईडी को समझना जरूरी है। क्योंकि सवाल जितना राजीव कुमार पर चुनाव में उठता है उतना ही ईडी पर भी उठता है। और मशीन का ऑपरेटर जिसे मैं कह रहा हूं, वो ऑपरेटर कोई और नहीं, अफसर होते हैं, नौकरशाह होते हैं, आईएएस होते हैं। और चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले चुनावी पंडित, विश्लेषक या पत्रकार जो भी हैं, जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया को करीब से देखा है, वो जानते हैं चुनाव में एक बड़ा फर्क पैदा कर देती है नौकरशाही। अफसर किसके साथ हैं, ये फर्क सबसे बड़ा होता है। अब ये फर्क क्या, कितना बड़ा अंतर पैदा करेगा झारखंड में, क्योंकि ईडी वहां पर दस्तक दे चुकी है। क्या ईडी इनडायरेक्टली अफसरों को धमकाने के लिए गई है? हरियाणा के चुनाव के दरमियान किसी अफसर पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर हुई तो कांग्रेस के नेताओं पर हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में न डीजीपी बदला गया और न कहीं पर अफसरों पर ईडी की कोई कार्रवाई हुई। झारखंड में डीजीपी बदला गया है। झारखंड में राज्य निर्वाचन अधिकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एडीजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एडीजी पर। और इसके बाद दो बड़े आईएएस अफसरों पर ईडी ने एक्शन शुरू कर दिया है, छापेमारी चल रही है। भाऊ को चर्चा में जोड़िए, कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़िए। इन दो आईएएस के बारे में भाऊ पहले बता दूं, ये आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह है। विनय चौबे के बारे में जानना जरूरी है। विनय चौबे की अभी तो सेहत भी फिलहाल थोड़ा नासाज है, लेकिन विनय चौबे झारखंड में नौकरशाही में हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने अभी झारखंड बातचीत करके जब विनय चौबे दोनों अफसरों के बारे में समझा, तो विनय चौबे हेमंत सोरेन के सबसे करीबी। यहां तक कि हेमंत की सरकार में विनय चौबे के फैसले जो होते थे, उन फैसलों को हेमंत सोरेन का फैसला माना जाता था। उसमें कोई मतलब किसी को कोई संदेह नहीं रहता था। यहां तक कि एक ऐसा चैनल, आज कई खुलासे इस शो में हम करेंगे, दर्शकों को बता दें, कल हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक भोज का आयोजन हुआ था। उस भोज का आयोजक झारखंड का एक पत्रकार था, वही होस्ट था, उसी ने सारी व्यवस्था की थी। होस्ट होस्ट भाजपा का कोई नेता होता, निशिकांत दुबे होते, बाबूलाल मरांडी होते, अर्जुन मुंडा होते, कोई दिक्कत नहीं थी। एक पत्रकार और एक चैनल का मालिक वो होस्ट कर रहा था भाजपा के डिनर को, दिवाली पार्टी को। उस शख्स ने, ये सब इंटरलिंक में पहले कर दे रहा हूं भाऊ, उस शख्स ने जो उस चैनल को चलाता है, उसने विनय चौबे पर पिछले काफी वक्त से कई बार बहुत मतलब खतरनाक तरीके से खबरें चलाई हैं। खतरनाक तरीके से वो जनेऊधारी कह के, ब्रेकिंग में जनेऊधारी कह के लिखता रहा है विनय चौबे को। उसके यहाँ ब्रेकिंग भी चलती रही तो जनेऊधारी अफसर कह के चलाता रहा वो। उस विनय चौबे के यहाँ जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, उस शराब घोटाले के तार जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने मुकदमा कायम किया था। और ईडी की एंट्री फिर होती है और ईडी पहुंचती है झारखंड में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के पास। अब यहीं पर सवाल है, ये चुनाव के बीच अफसर पर, आईएएस पर और प्रभावी आईएएस, ताकतवर आईएएस पर छापेमारी का असली मकसद क्या है? असली मकसद क्या है? क्योंकि ये आईएएस कहीं नहीं जा रहे और कुल मिला के चुनाव कितने दिन बचा है भाऊ? 20 दिन में सब चुनाव खत्म हो जाएगा। 20 दिन बाद आप गजेंद्र सिंह, विनय चौबे सबको ले जाते, कस्टडी में रखते, पूछताछ कर लेते, जो करना होता करते। अब भी क्यों?
म्यूट है बाबू, आप म्यूट है, म्यूट है। देखिए आशीष जी, 2014 से अपने देश में लोकतंत्र जिसकी रीढ़ चुनाव होते हैं उसके मायने बदल गए हैं। अब चुनाव घोषणा पत्र पे, आपके किए हुए वादों पे, उम्मीदवारों पे नहीं लड़े जाते। चुनाव पार्टी की फिलॉसफी पे नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं आपके जो प्रतिद्वंदी है, जो प्रतिपक्ष है, जो संघ चालक बहुत सांस्कृतिक वाद का तड़का देते हुए कहते हैं कि ये युद्ध नहीं प्रतियोगिता है और इसको प्रतिद्वंदी कहा जाएगा। ये प्रतिद्वंदी के साथ ये द्वंद है। द्वंद कौन करता है? सबसे पहले प्रतिद्वंदी को कमजोर कीजिए, कमजोर कीजिए। चुनाव में पैसा लगता है, खर्चा होता है। सबसे पहले उसकी लाइफ लाइन खत्म कर दो। ईडी और इनकम टैक्स इतना हावी कर दो कि उनके जो फाइनेंसर्स होते हैं, जो मददगार होते हैं, वो लोग सामने आने में डरते हैं। किसी ने यदि पैसा दिया तो इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। भाजपा के लिए तो बहुत सुविधाजनक है। यदि उनको पैसा चाहिए तो पहले ईडी की रेड करवाओ, उसके बाद में मांडवली करवाओ और पैसा ले लो। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 10 बार साबित हो चुका है। अब सबसे पहले आप उनकी लाइफलाइन तोड़ते हो, पैसा नहीं मिलने। उसके बाद ये जो बाकी छिछोरी हरकतें जो हम लगातार बोलते हैं कि इसको भगाओ, उसको उठा के लाओ, ये सब करते हो। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है मशीनों का खेल, जो आपने कहा। और मशीनों का खेल करने के लिए आपको एक पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेसी का साथ चाहिए। नौकरशाही आपके साथ नहीं है तो आपकी मशीनों का खेल हो ही नहीं सकता। और खासकर जहां आपकी सत्ता है वहां आपके नौकरशाह ऐसे आपने फिट कर दिए हैं कि ये आपको बहुत ही आसान तरीका, आप आसान में खेल जाते हैं। हरियाणा में आप खेल गए, कई जगह आप खेल जाते हैं। जहां आपके अधिकारी नहीं है वहां उन अधिकारियों को मैसेज देने के लिए कि चाहे सत्ता परिवर्तन हो ना हो, दिल्ली में हम बैठे हैं, चाहे राज्य में हम आए ना आए, हम दिल्ली में बैठे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे पास है। इस चौबे जी पे पहली बार रेड नहीं हुई। ये ईडी ने पहले भी रेड करी है, नया कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कर दी। उन्हें एक शराब सिंडिकेट बताया जो झारखंड में भी और इसमें, यहाँ तक 33 जिलों में रेड हुई, उसमें 2-4 जिले तो बंगाल के भी थे। तो ये चौबे पे हाथ डाल के पूरे झारखंड के ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालने का प्रयास कि आप हमारे साथ दीजिए, या तो आप हमारे साथ हैं या आप फिर हमारे दुश्मन हैं। न्यूट्रल नाम की कोई चीज नहीं। आपने जिस संविधान की शपथ ली होगी ज्वाइन करने के बाद, वो संविधान ही हमारे लिए कुछ नहीं। तो शपथ अपनी भूल जाइए। हम जो करते हैं हमारे हिसाब से करिए। इसीलिए 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, केंद्र वाली सरकार, मतलब एनडीए की सरकार। तो वहां डीजीपी पे ऑब्जेक्शन उठने के बाद भी क्लेरिफिकेशन देने के लिए राजीव कुमार सामने आते हैं। और झारखंड में जैसे ही बीजेपी ऑब्जेक्शन लेती है तुरंत वो हो जाता है। झारखंड में विपक्ष जो भी आवाज उठाती है, मानो इससे बढ़िया ओबीडियंट और एफिशिएंट चुनाव आयोग हो नहीं सकता, इतनी फुर्ती से राजीव कुमार जी एक्शन लेते हैं। और महाराष्ट्र में बेचारे विपक्ष चिल्ला चिल्ला के परेशान है, पागल हो गए, आंखों में से आंसू आते हैं, गला सूख गया, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। और मीडिया ने पूछ भी लिया कि भाई साहब ये बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं आप? तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों में, बेकार की बातें हो जाती है। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। निर्लज्ज लोग बैठे हैं बड़े ओहदे पे। आप इस देश के लिए चुनाव करवाते हैं, आप भाजपा के एजेंट नहीं है। आप यदि देश के लिए चुनाव कर रहे हैं
तो देश के एक व्यक्ति ने भी आवाज उठाई, उस व्यक्ति की भी पीड़ा सुनने का काम आपका है। वो मतदाता है। यदि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष नहीं है, पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है, तो फिर लोकतंत्र किस बात का? और चुनाव आयोग को तो विपक्ष की पहली बात सुननी चाहिए, क्योंकि कल यदि चुनाव में ऊपर नीचे होता है तो विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। आपकी विश्वसनीयता पे उंगली उठाई जाएगी। एक टीएन शेषन थे जिनके वजह से चुनाव आयोग पूरे विश्व के सामने एक ऐसा संस्थान बनकर खड़ा हो गया था कि निष्पक्षता किसको कहते थे, ये शेषन के समय में स्थापित हुई। आप उसको और ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते तो बिगाड़ो तो मत। आपने चुनाव आयोग का भट्टा बैठा दिया। कोई भी कंप्लेंट विपक्ष से जाती है उसको सुनाई नहीं जाती, उसमें मीन मेक निकाली जाती है। अच्छा हम देखते हैं, ये बोला जाता है। और सत्ता पक्ष जरा भी कुछ बोल दे, आप रात को 3 बजे उठ के एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग, ये बोलने में कोई शर्म नहीं होगी हमें, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है अभी देश में, क्या भाजपा इनके वजह से चुनाव जीतती है? क्या झारखंड में भाजपा के लिए अब बहुत कठिन हो गया? भाजपा ने लोग तोड़ लिए, भाजपा ने जितना करना था वो कर लिया, मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट करने के लिए जेल भेज दिया, 5 महीने जेल में रहने के बाद फिर उसकी लोकतंत्र की जीत हुई। न्यायपालिका ने बता दिया कि ये कौन किसको उठा के लाया, जमानत मिली। आपने आदिवासी नेतृत्व में स्प्लिट करने, आदिवासियों में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। आदिवासी की हतेशी कहते हैं आप। मात्र किसी महिला को राष्ट्रपति बनाने से इस देश के आदिवासियों का भला नहीं होगा, ये तो टोकनिज्म है कि हमने महिला को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को। आपकी हिम्मत होगी तो किसी आदिवासी को गृह मंत्री बनाइए, किसी आदिवासी को, दलित को प्रधानमंत्री बनाइए। यदि संघ संपूर्ण हिंदुत्व की बात करता है, क्यों नहीं कोई दलित प्रधानमंत्री बनता? क्योंकि दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो मनुस्मृति लागू नहीं होगी। आपको मनुस्मृति लागू करने वाली फौज चाहिए। और चुनाव, ये लोकतंत्र के बैलेट पेपर के द्वारा, जो लोग कहते थे ना कि चुनाव मतपत्र से निकलते हैं, आंबेडकर साहब ने कहा था, बाबा साहब ने, कि मैंने इस देश के भिखारी को भी अधिकार दिया है कि वो राजा बन सकता है। उनको मालूम नहीं था कि आने वाले इस काल में इस देश में सत्ता का लालच और भ्रष्टाचार और व्यभिचार की दीमक लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थाओं को इतनी चाट के खत्म कर देगी कि ये इस देश को पाषाण युग में ले जाएंगे। और स्थितियां वही हो रही है, इसलिए ईडी एक्टिव हुई है, इसलिए वहां पे इनकम टैक्स एक्टिव हुआ है। एक लाइन इसमें समझना चाहता हूं कि ये ईडी की एक्टिव होने में, अगर सीधा सीधा एक लाइन में मैं समझना चाहूं, क्या राजीव कुमार की मदद के लिए ईडी आई है? राजीव कुमार की मशीन, जिस मशीन पर इस देश को संदेह है और हमें भी संदेह है, उस मशीन में खेल तब हो पाएगा जब ऑपरेटर भी अपना हो ना। तो क्या अब ये पहली बार, बाकी राज्यों में अलग अलग विंग थी, राजीव कुमार अपना काम करते थे, ईडी अपना, क्या पहली बार एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो रहा है? क्योंकि मोदी जी या भाजपा एक्सपेरिमेंट बहुत करती है, मसीह मॉडल, सूरत मॉडल, इंदौर मॉडल, कितने मॉडल देखे हैं। क्या पहली बार एक नया मॉडल है जिसमें राजीव कुमार और जो है ईडी, इनकी जुगलबंदी होगी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और जो है पंडित रविशंकर टाइप की एक नई जुगलबंदी की, मतलब उनसे तुलना करना बड़ा, मतलब कान पकड़ के क्षमा उनसे मांगते हैं कि वो दोनों हमारे लिए गर्व हैं।
लेकिन ये दोनों तो हमारे लिए शर्म है। जो है इन दोनों शर्म के विषयों का या शर्म के प्रतिमानों का एक साथ अब जुगलबंदी देखने को मिल रहा है क्या झारखंड में? नहीं देखिए, मशीनें अपने आप नहीं चलती, हम्म। मशीनों को चलाने वाला आदमी चाहिए, हम्म। और वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। हम्म। सरकारी कर्मचारियों में दहशत फैलाने के लिए, उन्हें ये मैसेज देने के लिए, आप हमारे साथ होइए, नहीं तो जेल जाइए। हम्म। इसलिए आप क्या कहेंगे, हम्म। जो सबसे बड़ा हम्म। ताकतवर होता है, हम्म। नौकरशाह राज्य में, उसमें हाथ डालते हैं। हाँ। तो जब लोगों को लगता है कि भाई जब चौबे साहब ही निपट गए, तो हम किस खेत की मूली, चौबे साहब को ही नहीं बचा पाए ये लोग, तो हमको तो गाजर मूली जैसे कट जाएंगे। हम्म। इससे अच्छा है कि साथ दो और अपनी सेफ्टी करो। साथ दोगे तो इनकी सरकार आएगी, हम्म। उनकी सरकार आएगी तो हम सेफ रहेंगे। हम्म। यही कारण है ये आज की रेड का, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, ऑलरेडी रेड हो चुकी है पहले। चुनाव के दरमियान ईडी क्यों एक्टिव होती है, और 10 दिन क्यों नहीं रुक सकती थी, 10-20 दिन? हम्म। क्या चौबे भाग जाते देश छोड़ के? हम्म। हम्म। ऐसा क्या मैसेज मिल गया था उनको, जो हम्म। बीमार आदमी है बेचारा? ये चौबे को अरेस्ट नहीं करना चाहते, ये चौबे पे छापा नहीं है, ये मैसेजिंग है हम्म। पूरे झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स को, झारखंड के नौकरशाह को, कि बेईमानी अच्छा। पे उतर आओ कि हम आ रहे हैं। हम्म। नहीं, एक एक और भी इसमें है मामला। जब आया नौकरशाह, ईडी नौकरशाह सब जुड़ रहे हैं और उनको प्रभावित करने का, किसी भी तरीके से मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश की बात अगर है, तो एक मामला कल का ही है और उस विषय पर आपने एक प्रोग्राम भी किया था। उस विषय को आज चर्चा में जोड़ना जरूरी है। जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं, रवि साहब, राज्य निर्वाचन अधिकारी, और 2 आईपीएस, उसमें से एक आईपीएस एडीजी हैं, इन तीनों पर सत्ताधारी दल लगा रही है आरोप। अब तक सत्ताधारी दल अपने अफसरों पर आरोप नहीं लगाया था सत्ताधारी दल ने, लेकिन चुनाव, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में चले जाते हैं। फिर वो उनकी पोस्टिंग हटाना रखना करना शुरू कर देती है। तो ये 2 आईपीएस और एक राज्य निर्वाचन अधिकारी, इन तीनों पर सीधा सीधा जेएमएम ने आरोप लगाया कि ये किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, चुनाव में किसी एक पक्ष के पक्ष में काम कर रहे हैं, एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। और ये आरोप लगाने के बाद एक और हास्यास्पद मामला, आपने तो प्रोग्राम किया है लेकिन फिर भी उसको आज इस कनेक्ट हो रहा है, इतना हास्यास्पद मामला कि राज्य निर्वाचन अधिकारी पर जेएमएम के नेता ने आरोप लगाया, और उस आरोप के बारे में शिकायत करने राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास भाजपा के नेता है। ये अद्भुत है कि मुझे किसी ने गाली दिया, तो जो मुझे गाली दिया वो गाली बंद कमरे में नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, तो मैं उसकी गाली का स्वयं जवाब दूं। मुझे किसी ने गाली दिया और पड़ोसी आ रहा है मेरा, वो कह रहा है भाई साहब आप, और लिखित में शिकायत की, आप इन पर कार्रवाई कीजिए, प्रोग्राम बनाइए, देखिए आप ये इन्होंने आपको गाली दी है। अरे मुझे गाली देखिए, दिया तो मैं तो दूंगा। जिस हाँ। जिस 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 मुर्मू की हम बात कर रहे हैं, जिसका हाँ। ये कांड हुआ, हम्म। उसमें वो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। हाँ। बेसिकली ओरिजिनल दुल्ला वो है, हम्म। हम्म। ऑपरेटिव वो है। हम्म। मुर्मू को ऑपरेट किसने किया? हम्म। भाई हेमंत विश्व शर्मा जाने के बाद आप क्लीन राजनीति कहां से अपेक्षा कर सकते हो? हम्म। भाई हेमंता जी जो कर रहे हैं,
हम्म, सारी दुनिया को पता है। तो लेकिन जब विपक्ष ने कहा तो ये कॉग्निजेंस उसका चुनाव आयोग लेगा ना। हम्म, चुनाव आयोग के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को किसने कहा? कि चुनाव आयोग को जाके बताया कि भाई साहब आपके बारे में ये बोल रहे हैं, आप कुछ कीजिए। हाँ, और इतना यदि बददिमाग चुनाव आयोग है वहां पे कि जिसको ये समझ में नहीं आता कि अपने पे आरोप लगाने का जवाब हमको देना चाहिए, हम्म, और उस चुनाव आयोग को भाजपा की जरूरत पड़ती है समझने के लिए कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आरोप लगा रहा है, तो मुझे नहीं लगता, वो तो मुझे इंसेन आदमी लगता है। हम्म, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है उसका। और यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो अपना जवाब देंगे। हम्म। सवाल वो यहाँ है। तक कि नहीं, जो मुर्मू तो की चर्चा किया, ये भी बड़ा बीजेपी केस। ने जाके बीजेपी हम्म, ने इलेक्शन कमीशन में जाके इस हम्म, बात को रेखांकित किया कि इस पूरे एपिसोड के स्क्रिप्ट राइटर वो है, हम्म, डायरेक्टर वो है, हम्म, इस मुर्मू नाम के फिल्म के डायरेक्टर वो है। हम्म, जो प्रस्तावक था हेमंत सोरेन जी का, और वही सूरत मॉडल का एक रिप्लिका यहां करने का प्रयास किया था। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हेमंत सोरेन कम से कम सभी दृष्टि से इनको इनको सवा सौ, मतलब सवा हाथ लंबे निकले। हर हम्म, जगह वो इनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उसको 5 महीने जेल में डाला, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने किसी को विश्वास रख के भरत समझ के उसके हाथ में पादुकाएं दी। ये कलयुग है, सतयुग नहीं है जो भरत राम का इंतजार करेगा। चंपाई सोरेन तुरंत बीजेपी में चले गए, हम्म, मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया। अरे भाई, टेम्पररी थे। हम्म, तो कुल ये- मिलाकर ये हम्म, जो सारी बातें सामने आ रही है, देखिए आशीष, अब हम्म, चुनाव को जितने कम दिन रहे हैं उतने हम्म, अधिकारियों पे प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, है ना? चुनाव के आखिरी 5 दिन में सत्ता पक्ष चाहे वो पैसा इधर से उधर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, अब मैं नागपुर से जब मैं आ रहा था अभी 4 दिन पहले, हम्म, तो मुझे एयरपोर्ट पे कुछ कर्मचारी जानते हैं, देखते हैं शो, तो उनने बताया मुझे कि साहब एक पार्टी का नाम लिया, एक नेता का नाम लिया, हम्म, कि वो चॉपर से आए और कितने बैग उतरे आप सोच भी नहीं सकते। हम्म। तब ईडी इनकम टैक्स नहीं देखती, वो उस बैगों को लेके जाती है तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, कैरियर न बन जाए वो। कैरियर न बन जाए। और बाकी जगह धनाधन रेड होके पैसा दारू सब जब्त हो रही है। हम्म। नहीं, इसमें एक मतलब चर्चा में आपने अधिकारी और आयोग सारा नेक्सस पे जो रोशनी डाली, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चलते चलते आखिर में जो हम तक जानकारी है उसका खुलासा करना जरूरी है। जिस मुर्मू की बात भाऊ ने की, प्लान कुछ बड़ा था। प्लान तो था ये कि हेमंत सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को ही प्रत्याशी बना दिया जाए, और इस डील के लिए ऊपर तक सेटिंग हो बात चुकी हो थी। गई थी। और वो नहीं नहीं, और वो निर्विरोध चुनाव जीत के आते, हम्म। क्योंकि हाँ, हेमंत फिर सोरेन का नामांकन ही रद्द होता। रद्द होता फिर। प्रस्तावक कहता कि मेरी सिग्नेचर नहीं है, सूरत मॉडल। हाँ, 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 मेरे साइन नहीं है, मैं तो खुद चुनाव मैदान में हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, तो मैं कैसे अब कर सकता हूँ? भाजपा के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म, उनको सबसे पहले काम ये करना होगा कि चुनाव जीत हार बाद में अपना हम्म। प्रस्तावक जो है उसे अपने कब्जे में लेके ऐसे जगह पे छुपा के रखना पड़ेगा कि किसी की नजर नहीं पड़े, खासकर भाजपा को। और जिस दिन आपका फॉर्म क्लियर हो गया, विड्रॉल की डेट खत्म हो गई, उस दिन ससम्मान उसको वापस लाके धन्यवाद बोलना। क्या क्या छुपाएंगे, लेकिन संविधान छुपाएं, लोकतंत्र छिपाएं, इनके नजरों से क्या क्या छिपाएं, प्रस्तावक छिपाएं। अभी तो इनकी कुदृष्टि लोकतंत्र और संविधान पर है, क्या क्या मैंने क्या छिपाएंगे? बोला? सत्ता के गिद्धों से बहुत सारी हाँ, चीजें छुपानी होगी आशीष।
और ये लंबी लड़ाई है। लेकिन मुझे लगता है इस प्रोग्राम में मैं आखिरी 30 सेकंड में कि मुझे लगता है कि आँखों में आँखें डालकर लड़ने का वक़्त है, छुपाने का वक़्त नहीं है। क्योंकि महक आ जाएगी, ये कहीं भी पहुँच जाएँगे। इनके पास देख ही रहे हैं कितने सारे हैं, कहीं ईडी खोजेगी, कहीं नहीं, लेकिन आईटी। लेकिन इनके षड्यंत्रों का यही इलाज है। हुँ, एक चाइना हुँ, टाउन पिक्चर आई थी, उसमें हुँ, जगीरा नाम का एक विलन था, बड़े खूंखार हुँ, विलन। हुँ, तो वो हीरो को कहता है, अरे मुझसे लड़ने का जिगरा तो लाएगा तू, हुँ। कमीनापन कहाँ से लाएगा? बस इनके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आज दर्शक समझ गए होंगे। उससे बचना है, उससे हाँ, बचना है, जिगरा आपके पास है, तो थोड़ा-सा सावधान सतर्क रहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ आप नहीं ला सकते। जिगरा तो आपके पास हो सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ में मुकाबला नहीं संभव है। कल दोपहर फिर मिलेंगे, उम्मीद करेंगे कि झारखंड के जो अफ़सर हैं, नौकरशाह हैं, वो संविधान में आस्था रखें, संविधान की शपथ को याद रखें, किसी पार्टी के संविधान को ना पढ़ने लगें, देश का संविधान मान करके, क्योंकि हर पार्टी का एक संविधान होता है, उसको देश का संविधान ना मान लें, ये उम्मीद करेंगे अफ़सरों से। हालाँकि अफ़सरों से उम्मीद करना बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी है इस दौर में। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।